प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हमारे संविधान द्वारा निश्चित की गई। नंबर 1 कि वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, यानी कि यदि किसी को प्रधानमंत्री के लिए चयन करना है तो वो 25 वर्ष उम्र को पूरा हो जाना चाहिए। बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। यदि प्रधानमंत्री बनने के लिए समय वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसे संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य होगा। यही स्थिति मंत्रियों पर भी लागू की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की शक्ति, पद की शक्ति में आए बदलाव। नंबर 1, प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है। नंबर 2, राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है। परामर्श माने एक दूसरे से सलाह मशवरा करना। प्रधानमंत्री के विशेष अधिकारों पर अंकुश लगा है ताकि वह अपनी इच्छा से किसी भी कार्य को ना कर सके। सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीतियां बनती हैं, इसमें उसका कोई निजी फैसला नहीं होता। अब राज्य में कार्यपालिका का क्या स्वरूप है। राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बाकी सभी सिद्धांत वही जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था के होने पर लागू किए जाते हैं, वही सारी व्यवस्था राज्यसभा में भी लागू की जाती हैं। स्थायी कार्यपालिका जिसे हम कहते हैं नौकरशाही या सिविल सर्विसेज। कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन होता है और उन्हें इसे नागरिक सेवा भी कहते हैं। नौकरशाही में सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन वह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ कि नौकरशाही राजनीतिक रूप में तटस्थ है। प्रजातंत्र में सरकार आती जाती रहती है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की यह जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीतियां बनाने में और उन्हें लागू करने में मदद करे। क्योंकि सरकार की शक्तियां कौन कौन सी हैं, आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं। नंबर 1, मंत्रियों का आवंटन, कि प्रधानमंत्री ही सभी मंत्रियों को किसको कौन सा मंत्रालय, कौन सा पद देना है, यह आवंटन प्रधानमंत्री करता है। दूसरा, मंत्री परिषद पर नियंत्रण का कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करना भी एक प्रधानमंत्री का अहम कार्य है कि सभी वर्ग, सभी विभाग एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य या सरकार को सुचारू रूप से चलाते रहें। मीडिया तक पहुंच प्रधानमंत्री की होती है। मंत्री परिषद को अपदस्थ कर सकता है, यानी कि वह मंत्री परिषद को कभी भी हटा सकता है। मंत्री विदेश यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सारा जिम्मा एक राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री को ही निभाना पड़ता है। राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का कार्य करता है कि जो भी कार्य हो रहे हैं उन सारे कार्यों की जानकारी वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर अवगत कराता है। सरकार की केंद्रीय धुरी भी प्रधानमंत्री होता है। अधिकारी वर्ग पर भी प्रधानमंत्री का आधिपत्य होता है और बहुमत दल का नेता सर्वप्रथम होता है। विभिन्न परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की स्थिति भी विभिन्न हो जाती है। राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भरता कि किस समय देश में क्या स्थिति चल रही है। एक राजनीतिक दल का बहुमत, एक पार्टी में बहुमत के फलस्वरूप कामकाज आसान, निर्णय निर्माण से आसानी, मतभेद कम। यदि देश में एक ही पार्टी की सरकार होगी तो कई सारी समस्याओं से बचा जा सकता है, आसानी से निर्णय लिया जा सकता है, आपसी तालमेल अच्छा बना रहता है। अब राजनीतिक दलों का गठबंधन, अगर यही सरकार गठबंधन करके बनती है, यानी कि एक से ज़्यादा दल मिलकर सरकार चलाते हैं, तो यहाँ पर
बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत मत की कमी से सरकार कुछ निर्णय नहीं ले पाती। वर्ग बंधन होने की वजह से सरकार कुछ अहम फैसलों में निर्णय पूर्ण रूप से नहीं ले पाती और अस्थायित्व निर्माण निर्णय ही हो पाता है, कठिनाई होती है और मतभेद की गुंजाइश होती है और टकराव के चांस अधिक रहते हैं। यही प्रधानमंत्री के समय समय कार्य थे जो आपको याद करने हैं। लोक सेवा आयोग सिविल सेवकों का चयन करता है। इसका आधार योग्यता यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर चयन, कि अगर किसी को सिविल सर्विस में जाना होता है उसे प्रतियोगिता करनी पड़ती है। भेदभाव रहित चयन, साथ साथ ये भी होता है कि उस प्रतियोगिता में शामिल सभी लोग बिना किसी भेदभाव के भाग लें और सभी लोगों को समान अवसर दिया जाए बिना किसी भेदभाव के, उसकी योग्यता के अनुसार, ऐसा हमारा संविधान कहता है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्य में भी बनाए गए हैं जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा जांच की जाती है, आधार पर निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। यदि उनके अंदर कोई कमी या कोई उल्लंघन होता है तो आपकी जो न्यायाधीश प्रणाली है वही उसको, न्यायालय ही उसको हटा सकता है। लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता व योग्यता के आधार पर बनाकर की जाती है। संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया। इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी करता है। अखिल भारतीय अब सिविल सेवाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप से किया जाता है। एक अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। एक केंद्रीय सेवाएं, भारतीय विदेश सेवा या भारतीय सीमा शुल्क। तीसरा प्रांतीय सेवाएं, डिप्टी कलेक्टर या बिक्री कर अधिकारी। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। किसी जिले का जिलाधिकारी उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और सामान्यतः IAS स्तर का अधिकारी होता है। अब बात करेंगे पॉकेट वीटो की। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता और संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पूर्ण विचार को भी नहीं लौटाता, तो ऐसी स्थिति में वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। यह चैप्टर आपका पूरा हुआ और इसके सभी पॉइंट्स को जरा 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा।